एवरीवन। आज का ये हमारा सेकंड लेक्चर है एविडेंस एक्ट का। तो आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो है सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, विच इज़ द डेफिनेशन क्लॉज ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा था कि इंडियन एविडेंस एक्ट है क्या, इंडियन एविडेंस एक्ट हमारे जुडिशरी एग्जाम्स के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, हमने ये देखा था। और हमने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स देखे थे जो हम हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में कि क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे। इसके अलावा जो टॉपिक रिमेनिंग है उनको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। आज के लेक्चर में हम सेक्शन 3 देखेंगे, बेसिकली रेलेवेंसी वाले पार्ट को हटा के जितना रिमेनिंग है, क्योंकि रेलेवेंसी वाला मैं आपको एक साथ करवाऊंगी। तो जो रिमेनिंग सेक्शन 3 है विच इज़ द डेफिनेशन क्लॉज, आज हम वो देखेंगे और फिर उसके बाद हम सेक्शन 4 देखेंगे विच डील्स विद मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ, जो आपको आगे प्रिजम्पशंस में काम आने वाला है। तो बेसिकली सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो पूरे एविडेंस एक्ट में, वो टर्म्स, वो कॉन्सेप्ट्स आपको आगे यूज़ आएंगे, हम पहले उनको देख लेंगे ताकि फर्दर इनका रेफरेंस जब आगे एक्ट में आए, आगे के कॉन्सेप्ट्स में आए, तो आप कनेक्ट कर पाओ कि इनका मीनिंग क्या होता है। ऑलराइट, तो इसीलिए लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ऑलराइट, हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट, which is the definition clause, which is the definition clause। ये definition clause है, इसमें सारे definitions दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ों के definitions इसमें दिए गए हैं, तो हम उससे स्टार्ट करेंगे और ये है इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 3। ऑलराइट, तो हमारा जो आज का मेन फोकस होगा आज के लेक्चर में वो होगा कि फैक्ट क्या होता है, फैक्ट इन इशू क्या होता है, एंड रिमेनिंग थिंग्स। सो बेसिकली जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम आज पढ़ेंगे वो होगा फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू। तो फैक्ट और फैक्ट इन इशू क्या होता है, ये दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। अब क्यों हम फैक्ट से शुरू कर रहे हैं, हमने फैक्ट को सबसे पहले टेकअप किया है। तो प्रीवियस लेक्चर में भी जब मैं आपको टॉपिक्स की लिस्ट बता रही थी, उसमें सबसे पहली चीज़ थी फैक्ट, कि फैक्ट क्या होता है। ऑलराइट, क्यों हम सबसे पहले फैक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, बिकॉज फैक्ट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एविडेंस एक्ट। पूरे के पूरे एविडेंस एक्ट का एक बिल्डिंग ब्लॉक है जो कि है फैक्ट। अब फैक्ट क्या होता है, जब तक हमें यही नहीं पता होगा तब तक हम ये चीज़ कैसे निकाल पाएंगे कि कौन सा फैक्ट रेलेवेंट होगा, कौन सा फैक्ट इररेलेवेंट होगा, कौन सा फैक्ट कंक्लूसिव प्रूफ होगा, कौन सा फैक्ट एडमिसिबल होगा, कौन सा फैक्ट इनएडमिसिबल होगा। ये चीज़ पता करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फैक्ट क्या होता है। इसीलिए बोला जाता है कि पूरा का पूरा एविडेंस एक्ट इट रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्ट। ये जो पूरा एविडेंस एक्ट है ये फैक्ट के इर्द गिर्द घूमता है। अब जब तक हमें फैक्ट के बारे में नहीं पता होगा हम आगे का पूरा एविडेंस एक्ट ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे। व्हाट फैक्ट्स नीड टू बी प्रूव्ड, फैक्ट्स इन द सेम ट्रांजैक्शन आर कॉल्ड रेस गेस्टे। तो सारे कॉन्सेप्ट्स जो है ये इस टर्म फैक्ट से कनेक्टेड है। तो जब तक हमें फैक्ट का मतलब नहीं पता है हम आगे किसी भी टॉपिक में हम क्लियर नहीं हो पाएंगे। इसीलिए फैक्ट का मीनिंग देखना बहुत ज़रूरी है। तो एज पर सेक्शन 3 फैक्ट क्या होता है, फैक्ट जो होता है वो ऐसी कोई भी थिंग या फिर रिलेशन ऑफ थिंग या फिर स्टेट ऑफ थिंग, मतलब कोई भी चीज़ या कुछ भी चीज़ों के बीच में क्या रिलेशन है, या फिर स्टेट ऑफ थिंग्स मतलब किस तरीके से द सेटअप ऑफ थिंग्स, किस तरीके से चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो भी एक पर्सन अपने सेंसेस से परसीव कर सकता है उसे कहेंगे हम फैक्ट।
एक पर्सन है, उसने कोई चीज़ सुनी, फैक्ट। एक पर्सन है, उसने कोई इंसिडेंट होते हुए देखा, वो भी फैक्ट। एक पर्सन है जिसने कोई एक स्टेटमेंट है, उसने वो बोला, वो क्या है, वो भी फैक्ट है। सो अगर अपने किसी भी सेंसेस से कोई पर्सन किसी थिंग, किसी रिलेशन ऑफ थिंग या फिर किसी स्टेट ऑफ थिंग को परसीव करता है, दैट इज किसी उसको किसी तरीके से, किसी भी तरीके से सुन के, बोल के, देख के, फील करके, किसी भी तरीके से जब उसको उसकी नॉलेज होती है, चाहे सुन के पता लगा, चाहे देख के पता लगा, चाहे बोल के, या फिर चाहे किसी भी तरीके से उसको फील करके, इन एनी वे उसको फील करके, तो वो होगा फैक्ट। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ फैक्ट। सेकेंड पार्ट ऑफ फैक्ट जो है, फैक्ट की डेफिनेशन के 2 क्लॉजेस हैं सेक्शन 3 में। फर्स्ट क्लॉज तो मैंने अभी आपको बताया कि परसीव करना किसी भी सेंसेस से। सेकेंड क्लॉज क्या कहता है? सेकेंड क्लॉज कहता है कि कोई भी ऐसी मेंटल कंडीशन या फिर कोई भी ऐसी मेंटल फीलिंग जिसके बारे में कोई पर्सन मेंटली अवेयर है, कॉन्शियस है, यहाँ पे वर्ड यूज्ड इज कॉन्शियस, तो कोई भी ऐसी मेंटल फीलिंग है जो उस पर्सन के माइंड में है और वो पर्सन उस मेंटल फीलिंग के बारे में अवेयर है, कॉन्शियस है। कॉन्शियस होने से क्या मतलब होता है? अवेयर होना। सो अगर कोई पर्सन है जो उस मेंटल फीलिंग से कॉन्शियस है, अवेयर है, विच इज देयर इन हिज माइंड, तो इसकी 2 रिक्वायरमेंट्स है। फर्स्टली कुछ ऐसी फीलिंग जो उसके माइंड में है, जो उसके माइंड में है, और दूसरा एसेंशियल क्या है कि जो चीज़ उसके माइंड में है वो उसके बारे में अवेयर है, उसके बारे में कॉन्शियस है, तो ये भी फैक्ट होगा, ये फीलिंग भी फैक्ट कहलाएगी। सो फैक्ट की हमने 2 एस्पेक्ट्स देखे, तो इसीलिए हम बोलते हैं एज पर सेक्शन 3 फैक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सेक्शन 3 में क्योंकि 2 क्लॉजेज में फैक्ट की डेफिनेशन दी गई है, तो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग फैक्ट जो है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब ये 2 पार्ट्स क्या क्या होंगे? पहले तो है फिजिकल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट जो फर्स्ट वाला पार्ट मैंने आपको बताया, विच कैन बी परसीव्ड, कोई भी चीज, रिलेशन ऑफ थिंग्स, स्टेट ऑफ थिंग्स विच कैन बी परसीव्ड बाय एनी पर्सन बाय एनी ऑफ द सेंसेस। जब वो उसको या तो सुन रहा है, देख रहा है, बोल रहा है, इसका मतलब फिजिकल फैक्ट, कोई चीज जो फिजिकली एग्जिस्टिंग है वो उसको या तो देख रहा है, या सुन रहा है, बोल रहा है, फील कर रहा है, टच कर रहा है, वो होगा फैक्ट। कौन सा फैक्ट? फिजिकल फैक्ट। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल फैक्ट। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल फैक्ट। अब साइकोलॉजिकल फैक्ट क्या होता है? साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है मेंटल फैक्ट। मेंटल फैक्ट, मेंटल फैक्ट या साइकोलॉजिकल फैक्ट जो है वो सेकंड वाले एस्पेक्ट में आएगा। क्या था वो? एनी मेंटल कंडीशन और मेंटल फीलिंग ऑफ विच द पर्सन इज कॉन्शियस और ऑफ विच द पर्सन इज अवेयर, तो वो होगा साइकोलॉजिकल फैक्ट, बिकॉज इट इज देयर इन द पर्सनस माइंड, वो फिजिकली एग्जिस्टिंग नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं साइकोलॉजिकल वाले के? नेग्लिजेंस, इंटेंशन, मेंसरिया, गुड फेथ, बैड फेथ, ये होगा साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। अब ये फिजिकली एग्जिस्टिंग नहीं है, इट्स देयर इन द पर्सनस माइंड। अब जब ये पर्सन के माइंड में है तो इट इज द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। ये फिजिकल था क्योंकि इसको सुना जा रहा था, देखा जा रहा था, बोला जा रहा था, फील किया जा रहा था, तो इसीलिए ये फिजिकल फैक्ट में था। बट जो चीज़ आपके माइंड में है, जिसको आप नहीं देख रहे हो, बोल नहीं रहे हो, सुन नहीं रहे हो, you just have it in your mind and you are conscious about it, तो वो होता है आपका साइकोलॉजिकल फैक्ट। तो इसीलिए फैक्ट एज पर सेक्शन 3 दो तरीके के हैं, फिजिकल फैक्ट एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट। ऑलराइट, एक बार अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं एंड देन उसके कुछ इलस्ट्रेशंस आपके नोट्स में प्रोवाइड हुए हैं, हम वो इलस्ट्रेशंस देखते हैं कि किस तरीके से वो फैक्ट है, और वो जो इलस्ट्रेशन है वो क्लॉज 1 में आ रहा है या क्लॉज 2 में आ रहा है, हम वो देखते हैं।
ऑल राइट, सो सेक्शन 3 फैक्ट. सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग फैक्ट की डेफिनेशन क्या है? फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स. फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स. जहाँ पे भी ये वर्ड्स आते हैं मीन्स एंड इंक्लूड्स, इसका मतलब है इट इज़ एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन. इट इज़ एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन. एग्जॉस्टिव डेफिनेशन का क्या मतलब है कि फैक्ट का जो मीनिंग है वो सेक्शन 3 में ही सीमित है, लिमिटेड है. इसके अलावा इसका कोई मीनिंग नहीं है. मतलब सेक्शन 3 के अंदर फैक्ट का पूरा मतलब दिया गया है, इससे ज़्यादा फैक्ट का कहीं और कोई मतलब नहीं है. सेक्शन 3 में जो फैक्ट का मीनिंग दिया गया है इट इज़ सफिशिएंट. ऑल राइट, सो एनीथिंग, state of things, relation of things which is capable of being perceived by senses, जो senses से perceive की जा सकती है. I already explained. Second, any mental condition of which any person is conscious. He is conscious मतलब aware. aware. तो अब इसमें एक चीज़ और आती है साइकोलॉजिकल वाले में. कोई भी ऐसा फैक्ट जो एक पर्सन के माइंड में है, और वो माइंड कैसा होना चाहिए? कॉन्शियस माइंड होना चाहिए. अब माइंड जो होते हैं, अगर हम साइकोलॉजी, अगर आपको थोड़ी सी भी साइकोलॉजी की नॉलेज है तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, द साइंस ऑफ साइकोलॉजी, इसके अकॉर्डिंग एक पर्सन के माइंड जो होता है वो 3 तरीके का होगा. इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट होता है कॉन्शियस माइंड, सेकंड होता है सबकॉन्शियस माइंड, और थर्ड होता है अनकॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड वो होता है जब एक पर्सन अपने सेंसेस में होता है. ही इज एक्चुअली नोइंग कि वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड, वो हर चीज़ देख पा रहा है, फील कर पा रहा है, सारी चीज़ें. एक होता है सबकॉन्शियस माइंड. फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पर्सन इज स्लीपिंग, एक इंसान जब सो रहा है तो उसका माइंड सोता नहीं है. हम सो जाते हैं लेकिन हमारा माइंड हमेशा चलता रहता है, लेकिन हम एक्ट नहीं कर पा रहे. हम चीज़ों को समझ रहे हैं. हम इफ़ वी आर ड्रीमिंग, तो वो जो ड्रीम्स होते हैं, क्या बोला जाता है कि आपको सपने उसी चीज़ के आते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है. ऑल राइट, सो सबकॉन्शियस माइंड इज द पर्सन इज इनएक्टिव बट द माइंड इज वर्किंग. एंड अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है? अनकॉन्शियस माइंड वो होता है जब माइंड भी काम नहीं कर रहा है, पर्सन इनएक्टिव है एंड माइंड इज ऑल्सो इनएक्टिव. लाइक इफ अ पर्सन हैज फेंटेड, तो अनकॉन्शियस हो जाना, बेहोश हो जाने को बोलते हैं अनकॉन्शियस हो जाना, तो वो होता है अनकॉन्शियस माइंड, जब आपका माइंड भी काम करना बंद कर देता है. तो ये जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फैक्ट है, ये सिर्फ वही वाली फीलिंग्स को इंक्लूड करेगा जो एक पर्सन के कॉन्शियस माइंड में है. दैट मीन्स सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में जो भी फीलिंग्स होती है वो फैक्ट की डेफिनेशन में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज्ड इज कॉन्शियस. क्योंकि कॉन्शियस माइंड एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जब एक पर्सन अपनी मेंटल फीलिंग के बारे में अवेयर हो सकता है. वेराज अगर अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में है तो भले ही उसके मेंटल जितनी भी फीलिंग हो वो उसके बारे में कभी अवेयर नहीं होता है. दैट इज़ द रीज़न हम कभी कभार सपने देखते हैं एंड देन हमें नेक्स्ट डे याद नहीं रहता है कि हमारे क्या सपने आए थे हमें. सो दैट इज़ द रीज़न कि आपके अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आपके साथ होता है, जो भी आप फील करते हो, यू tend to forget it, yeah, you are not aware of it, it's there in that part of the mind. तो इसीलिए psychological fact is that fact which is there in the person's mind. what mind? conscious mind. all right, तो थोड़ा सा ये साइकोलॉजी से रिलेटेड था which I told you. सिर्फ आपको इतना ही पता होना चाहिए, इसमें ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं देखना. सो इट इज़ ये, ठीक है. द होल एविडेंस एक्ट इवॉल्व्स अराउंड प्रूविंग एंड डिसप्रूविंग फैक्ट. अब एविडेंस एक्ट क्या है? मैंने आपको बताया, आप अपने फैक्ट को प्रूव करोगे, जो फैक्ट आप बोलना चाह रहे हो, और सामने वाली पार्टी जो फैक्ट बोलना चाह रही है आप उसके फैक्ट को डिसप्रूव करोगे. दैट इज ऑल अबाउट एविडेंसेस. एविडेंसेस हम क्यों देते हैं? अपनी बात को प्रूव करने के लिए. और एविडेंस हम क्यों देते हैं? सामने वाली बात को, सामने वाले पर्सन की बात को डिसप्रूव करने के लिए, डिनाई करने के लिए. सो इसीलिए फैक्ट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैक्ट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एविडेंस एक्ट. देयर इज, क्या होता है, एक मेन फैक्ट होता है जिसको हम फैक्ट एंड इशू बोलते हैं. आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में.
और मेन फैक्ट को, ये जो फैक्ट एंड इशू है, इसको सराउंडिंग फैक्ट्स के हेल्प से हम प्रूव करते हैं. सो मेन फैक्ट है वेदर ए मर्डर्ड बी और वेदर ए कॉज्ड डेथ ऑफ बी. ये तो है मेन फैक्ट. और सराउंडिंग फैक्ट्स क्या होंगे? जिस चीज़ों से हम ए ने बी की डेथ की है ये प्रूव करेंगे. सो ये होंगे सराउंडिंग फैक्ट्स, जिनको हम बोलते हैं रेलेवेंट फैक्ट्स. मेन फैक्ट, फैक्ट एंड इशू, और सराउंडिंग फैक्ट्स जिनके हेल्प से हम मेन फैक्ट को प्रूव करते हैं वो होते हैं रेलेवेंट फैक्ट्स. ऑलराइट. ऑपोजिट पार्टी डिसप्रूव्स द फैक्ट. हम अपने फैक्ट को प्रूव करते हैं, ऑपोजिट पार्टी फैक्ट को डिसप्रूव करती है. ऑलराइट. एक फैक्ट जो है वो दो टाइप का हो सकता है, फिजिकल फैक्ट एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट. हमने ऑलरेडी देख लिया है, समझ लिया है अच्छे से. अब क्या होता है, फिजिकल फैक्ट्स क्या होते हैं? फिजिकल फैक्ट्स वो फैक्ट्स होते हैं जिन्हें हम परसीव कर सकते हैं हमारे फिजिकल सेंसेस से. ऑलराइट. बट साइकोलॉजिकल फैक्ट्स वो फैक्ट्स होते हैं जो एक पर्सन के माइंड में है, विच आर देयर इन दी माइंड ऑफ द पर्सन. और ये जो क्लासिफिकेशन है बिटवीन फिजिकल फैक्ट एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट, ये दिया गया है बाय अ ज्यूरिस्ट, वेरी फेमस ज्यूरिस्ट, जिनका नाम है बेंथम. जेरेमी बेंथम नाम है इनका. ऑलराइट. तो बेंथम ने ये क्लासिफिकेशन दिया है ऑफ फिजिकल फैक्ट एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट. अब कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं जिससे हमें समझ आ जाएगा कि फैक्ट क्या होता है, एंड देन हम देखेंगे ये इलस्ट्रेशन फिजिकल वाले डेफिनेशन में आएगा या साइकोलॉजिकल वाले डेफिनेशन में आएगा. ऑलराइट. फर्स्ट, देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट. अब ऑब्वियसली कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये हुआ तो क्या, फिजिकल फैक्ट. और फिजिकल में क्या हुआ, ये कोई ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक तरीके से अरेंज्ड है एक सर्टेन प्लेस पे, एक सर्टेन ऑर्डर में. ये क्या है, स्टेट ऑफ थिंग्स. कि जो हालात है, मतलब जिस तरीके से द सीन कैसा सेटअप हो रखा है, ये होता है स्टेट ऑफ थिंग्स. ऑलराइट. A man heard or saw something is also a physical fact because it can be perceived from your physical senses. A man said certain words, ये भी physical fact है क्योंकि it can also be perceived. A man holds a certain opinion, या फिर उसका कुछ इंटेंशन है, या फिर वो गुड फेथ में एक्ट कर रहा है, या फिर वो फ्रॉड्यूलेंट एक्ट कर रहा है, या फिर कोई एक वर्ड यूज़ कर रहा है वो, एंड दैट टू एक पर्टिकुलर सेंस में. ऑलराइट. और इज और वॉज एट अ स्पेसिफाइड टाइम कॉन्शियस ऑफ अ पर्टिकुलर सेंसेशन इज अ फैक्ट. अब ये क्या है, इट इज़ वेरी एविडेंट दैट इट इज साइकोलॉजिकल. ये क्या है, साइकोलॉजिकल है. इट इज साइकोलॉजिकल क्योंकि एक ओपिनियन है. क्या उस ओपिनियन को आप देख सकते हो, सुन सकते हो? नो, इट इज़ देयर इन द पर्सन्स माइंड. उसकी इंटेंशन है, किसी की इंटेंशन को हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो माइंड में होती है. गुड फेथ है. गुड फेथ क्या है, ये एक फीलिंग है जो मेंटल होती है. फ्रॉड्यूलेंट क्या है, ये भी एक फीलिंग है हमारी, बैड इंटेंशन है. ठीक है. किसी पर्सन जो है एक वर्ड को एक पर्टिकुलर सेंस में यूज़ कर रहा है, या कोई ऐसी सेंसेशन, कोई ऐसी फीलिंग जिसके बारे में अ पर्सन इज कॉन्शियस, अ पर्सन इज अवेयर, ये क्या होगा, साइकोलॉजिकल फैक्ट होगा. एक मैन जो है उसकी एक रेप्यूटेशन है. क्या रेप्यूटेशन को देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, या फिर फील किया जा सकता है? नो, इट इज़ ऑल्सो देयर इन द पर्सन्स माइंड. जो लोग आपकी रेप्यूटेशन को अपने दिमाग में बना के बैठे हैं, वो क्या है, ये उनकी सेंसेशन है, उनका ओपिनियन है टूवर्ड्स यू. तो ये भी क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है. ये भी साइकोलॉजिकल फैक्ट है. तो इलस्ट्रेशन से आई थिंक आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा कि फिजिकल क्या होता है और साइकोलॉजिकल क्या होता है. ऑलराइट. तो अब हम देखेंगे, अभी हमने देखा फैक्ट क्या होता है. ऑलराइट. फैक्ट हमने देखा कि फैक्ट क्या होता है, फैक्ट कितने तरीके के होते हैं. इलस्ट्रेशन से हमने देखे दोनों टाइप ऑफ फैक्ट्स. अब हम देखेंगे, क्योंकि हमें अब फैक्ट पता लग चुका है, तो अब जो हमें नेक्स्ट चीज़ देखनी है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एविडेंस एक्ट, दैट इज फैक्ट इन इशू. कि फैक्ट इन इशू क्या होता है. ऑलराइट. फैक्ट इन इशू.
अब हम देखेंगे फैक्ट एंड इशू क्या होता है. फैक्ट एंड इशू एज पर सेक्शन 3. अच्छा, अब डेफिनेशन देखने से पहले हम खुद से एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ जनरल टर्म्स में कि फैक्ट एंड इशू होता क्या है. सी, फैक्ट एंड इशू क्या होता है अगर आप इसके नाम से समझ पाए. द नेम इटसेल्फ, द टर्म इटसेल्फ डिफाइंस कि ऐसा फैक्ट विच इज इन इशू. इशू क्या होता है? मुद्दा, कोई भी मैटर. इशू का मतलब है समथिंग विच इज ईदर असर्टेड और डिनाइड, या फिर असर्टेड बाय वन पार्टी, डिनाइड बाय अदर पार्टी. अगर कोई इशू है, इशू इज कि वेदर अ पर्सन हैज कमिटेड मर्डर, तो एक पार्टी बोलेगी यस ही हैज कमिटेड मर्डर, दूसरी पार्टी बोलेगी नो ही हैज नॉट कमिटेड मर्डर. तो ये क्या हो गया? ये दोनों के बीच का इशू हो गया. और फैक्ट क्या है इसमें? कमीशन ऑफ मर्डर. तो कमीशन ऑफ मर्डर बाय दिस पर्टिकुलर पर्सन इज द फैक्ट. और एक पार्टी इसको असर्ट कर रही है, मतलब इसके फेवर में है, एक पार्टी उसको डिनाई कर रही है, मतलब उसके अगेंस्ट में है. तो ये हो गया दोनों के बीच का इशू. तो ऐसे फैक्ट जो कि इशू होते हैं केस का, जो कि मुद्दा होते हैं उस केस का, वो होता है फैक्ट एंड इशू. अगर हम जनरल टर्म्स में देखें तो फैक्ट एंड इशू इज ऐसा फैक्ट जो कि इशू में है, जो कि उस टाइम पे इशू में है, विच इज इन डिस्प्यूट. बेसिकली डिस्प्यूट इज द करेक्ट वर्ड. डिस्प्यूटेड फैक्ट, कोई एक पार्टी किसी फैक्ट को असर्ट कर रही है, दूसरी पार्टी उसी फैक्ट को डिनाई कर रही है. तो ये हुआ फैक्ट विच इज डिस्प्यूटेड, फैक्ट विच इज इन इशू. ऑल राइट, तो ये तो हुआ इसका जनरल एक हमने जो एक्सप्लेनेशन देखा कि हमें इसके नाम से ही जो चीज़ एकदम देखते से स्ट्रेट फॉरवर्ड पता लग रही है वो ये है कि कोई ऐसा फैक्ट विच इज एन इशू विच इज डिस्प्यूटेड. ऑल राइट, तो फैक्ट एंड इशू एज पर एविडेंस एक्ट इज व्हेन एनी राइट, डिसेबिलिटी और लायबिलिटी इज, और इसका क्या, किसी भी राइट, डिसेबिलिटी या लायबिलिटी की एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर या फिर एक्सटेंट, जब या तो असर्ट किया जाता है या फिर डिनाई किया जाता है, उसे बोलते हैं फैक्ट एंड इशू. जब भी किसी राइट का या किसी डिसेबिलिटी का या फिर किसी लायबिलिटी की एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट, इसको या तो असर्ट किया जाता है या तो डिनाई किया जाता है, उसे हम कहते हैं फैक्ट एंड इशू. एक बार इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं एंड देन हम इसको अच्छे से समझेंगे कि ये क्या होता है. द एक्सप्रेशन फैक्ट एंड इशू, ये भी सेक्शन 3 में दिया है. सेक्शन 3 इज द डेफिनेशन क्लॉज ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें डिफरेंट टर्म्स की डेफिनेशन दी गई है. सो दिस इज वन ऑफ देम. मीन्स एंड इंक्लूड्स एग्जॉस्टिव एनी फैक्ट, कोई भी ऐसा फैक्ट जिससे एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लायबिलिटी, डिसेबिलिटी इज असर्टेड और डिनाइड, या तो असर्ट हो रही है या तो डिनाई हो रही है किसी भी सूट में या फिर प्रोसीडिंग में. अब इसमें ऑब्वियसली एक फैक्ट एंड इशू किस में होगा? जनरली तो हो नहीं सकता है, या तो किसी सूट में होगा, मतलब ये सूट से यहाँ पे मतलब है सिविल और प्रोसीडिंग से यहाँ पे मतलब है क्रिमिनल. मतलब एक फैक्ट एंड इशू जो है ये कॉमन टर्म है जो सिविल में भी होगा एंड क्रिमिनल में भी होगा, क्योंकि सूट जो होता है वो सिविल सूट होता है, प्रोसीडिंग इज द क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑफ एनी केस, क्रिमिनल केस. ऑलराइट, तो ये सिविल पे भी अप्लाई होगा, क्रिमिनल पे भी अप्लाई होगा, बिकॉज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एविडेंस एक्ट इज द ओनली एक्ट जो उसके कई प्रोविजंस हैं जो सिविल लॉ के प्रोविजंस हैं, कई प्रोविजंस हैं जो सिर्फ क्रिमिनल लॉ के प्रोविजंस हैं, बट कई ऐसे प्रोविजंस भी हैं जो दोनों पे अप्लाई होते हैं, अप्लाइज ऑन बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल. तो दिस इज वन ऑफ देम कि फैक्ट एंड इशू एक
सिविल सूट में भी होगा, एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग में भी होगा। और अगर आप एक बार कॉमन सेंस लगा के देखोगे तो सिविल सूट या क्रिमिनल प्रोसीडिंग चाहे कुछ भी हो, कोई भी सूट हो, कोई भी प्रोसीडिंग हो, हर एक सूट और प्रोसीडिंग में कोई ना कोई डिस्प्यूट तो होगा ही ना। अगर कोई डिस्प्यूट ही नहीं है तो वो सूट या प्रोसीडिंग क्यों किया जाएगा? तो वही जो डिस्प्यूट होता है वही तो फैक्ट एंड इशू होता है। जो चीज़, जो फैक्ट डिस्प्यूट में होती है, जिस बात पे दे आर फाइटिंग, वही तो फैक्ट एंड इशू है। अब वो सिविल में भी होगा, वो क्रिमिनल में भी होगा, बिकॉज द वेरी पर्पस ऑफ फाइलिंग द सिविल सूट और फाइलिंग द क्रिमिनल केस इज द फैक्ट एंड इशू कि देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन बोथ द पार्टीज। तो इसीलिए ये दोनों में आएगा। ऑलराइट, तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसका एक एक्सप्लेनेशन भी है, जिसमें अभी ये जो हमने डेफिनेशन देखी, ये डेफिनेशन है फैक्ट इन इशू की, ये डेफिनेशन है फैक्ट इन इशू की। अब ये जो एक्सप्लेनेशन है इसमें बताया गया है इशू ऑफ फैक्ट के बारे में, इसमें बताया गया है इशू ऑफ फैक्ट के बारे में। दो चीजें होती हैं, एक होता है फैक्ट इन इशू, एक होता है इशू ऑफ फैक्ट। अभी हमने देखा फैक्ट इन इशू। एक और चीज होती है जो सिर्फ सिविल में ही होती है, सिविल केसेस ओनली, वो क्या होता है? इशू ऑफ फैक्ट, इशू ऑफ फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बोला कि मेरे और बी के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बट बी क्या बोलता है? दैट देयर इज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, there is no valid contract between me and A। तो दोनों की ऑपोजिट बातें हैं, वो कह रहा है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वो कह रहा है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो यहाँ पे इशू आ गया दोनों में, क्योंकि एक पर्सन एक बात असर्ट कर रहा है, दूसरा पर्सन उसी बात को डिनाई कर रहा है, तो ये क्या हुआ? इशू हुआ। यहाँ पे इशू ऑफ फैक्ट की अगर हम बात करें तो वो होगा द क्वेश्चन पार्ट ऑफ द केस। जब भी कोई केस में इशू होता है और उसका जो क्वेश्चन फॉर्म होता है, क्वेश्चन फॉर्म जैसे कि वेदर देयर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन A and B, question mark, this is issue of fact, this is issue of fact। and इसका जो आंसर पार्ट होगा that is existence of valid contract और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होंगे? फैक्ट इन इशू, वो होगा फैक्ट इन इशू। तो इशू ऑफ फैक्ट क्या हुआ? जो क्वेश्चन पार्ट है, जो इशू है दोनों के बीच में कि वेदर देयर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, दिस इज इशू ऑफ फैक्ट, इशू ऑफ फैक्ट। ऑलराइट, अब इसका जो असर्टिव या डिनायल वाला पार्ट है, दैट इज द आंसर वाला पार्ट है। तो अगर ए की तरफ से देखेंगे तो फैक्ट इन इशू क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और बी की तरफ से अगर देखेंगे तो फैक्ट इन इशू क्या है? नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी फैक्ट इन इशू है वो क्या होगा? इशू ऑफ फैक्ट का, लेकिन ये सिर्फ सिविल केसेस में होगा। इशू ऑफ फैक्ट का आंसर वाला जो पार्ट होगा वो होगा फैक्ट इन इशू। ऑलराइट, और यही चीज बोली गई है हमारे एक्सप्लेनेशन में। अंडर द प्रोविजंस फॉर सिविल प्रोसीजर, दैट इज सिविल लॉ ओनली, ये जो है ये दोनों पे अप्लाई होता है, बट ये जो है ये सिर्फ सिविल पे अप्लाई होगा, ये वाला एक्सप्लेनेशन कि एनी कोर्ट रिकॉर्ड्स एनी इशू ऑफ फैक्ट। जब कोई एक कोर्ट एक इशू ऑफ फैक्ट रिकॉर्ड करती है, दैट इज वेदर देयर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो उस फैक्ट का, उस इशू ऑफ फैक्ट का जो भी असर्टेड या डिनाइड आंसर होगा वो होगा फैक्ट इन इशू। वो क्या होगा? फैक्ट इन इशू। तो
सिविल लॉ में अगर कोर्ट ने कोई इशू ऑफ फैक्ट रिकॉर्ड किया है तो उसका जो आंसर फॉर्म होगा, अब वो असर्शन हो सकता है या डिनायल हो सकता है, डिपेंड्स पार्टी टू पार्टी, तो वो होगा फैक्ट इशू ऑफ दैट सिविल सूट। ऑल राइट, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन देख लेते हैं एक बार फैक्ट एंड इशू का। ए इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी। ए पे क्या चार्ज लगा है कि उसने बी का मर्डर किया है। अब यहाँ पे फैक्ट एंड इशू क्या होगा कि वेदर ए कॉज्ड बीज डेथ, ये तो हुआ फैक्ट एंड इशू। इसके अलावा सारे फैक्ट एंड इशू और क्या होंगे, वेदर दैट ए इंटेंडेड टू कॉज बी डेथ, कि ए ने, एक तो है कि क्या कि ए ने बी की डेथ कॉज करी है, दूसरा क्या है कि ए ने बी की डेथ कॉज करी है, उसका क्या उसके पास इंटेंशन है, ये भी फैक्ट एंड इशू। दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, अब सिर्फ ए की तरफ से, मतलब सिर्फ बी की तरफ से आ रहे हैं ये दोनों, ए ने बी की डेथ कॉज की है, तो ये जो ऊपर वाले दोनों फैक्ट एंड इशू है ये बी के फेवर में है, बट ए के फेवर में भी कुछ फैक्ट एंड इशू होगा। ए की तरफ से क्या फैक्ट एंड इशू होगा, व्हाट ही इज असर्टिंग कि देयर वाज अ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी ओनली, बी ने मुझे प्रोवोक किया था इसीलिए मैंने उसकी डेथ कॉज की है, तो ए रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, ये ए बोल रहा है, तो ये भी एक फैक्ट एंड इशू होगा। और ए की तरफ से एक और फैक्ट एंड इशू क्या होगा कि ये एक्ट करते टाइम, मतलब उसकी डेथ कॉज करते टाइम जो ए है वो अनसाउंड माइंड का था, मतलब ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट, तो ये भी एक डिफेंस होता है आईपीसी के अंदर, तो ये भी एक फैक्ट एंड इशू होगा। ये दो फैक्ट एंड इशू, ये वाले बी के साइड से थे, ये वाले ए के साइड से थे, तो ये सारे के सारे क्या होंगे इस केस के फैक्ट्स इन इशू, फैक्ट्स इन इशू। अब एक बार रीड कर लेते हैं हम और उसके साथ साथ समझ लेते हैं। इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, अब मैंने आपको बताया फैक्ट एंड इशू सिविल और क्रिमिनल दोनों में अप्लाई होगा, तो सूट और प्रोसीडिंग कुछ ऐसे मेन फैक्ट्स होते हैं जिन्हें एक पार्टी जो है वो प्रूव करना चाहती है और दूसरी पार्टी उनको डिसप्रूव करना चाहती है। These facts are the facts which will establish the right of one party and the liability of one party. अब whether A murdered B, तो यहाँ पे अगर ये प्रूव हो जाता है तो B के पास राइट आ जाएगा, या फिर B के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बिकॉज B का तो मर्डर हो गया, B के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास राइट आ जाएगा टू रिसीव मे बी फाइन या फिर टू फॉर द पनिशमेंट, ऑलराइट, की पनिशमेंट मिलेगी तो वो उनका राइट है। और ए जिसने मर्डर कॉज किया है और अगर वो प्रूव हो गया तो क्या होगा, ए की लाइबिलिटी बन जाएगी, ए विल बी लायबल टू गेट पनिश्ड फॉर बीज मर्डर, तो एक की राइट होता है, एक की लाइबिलिटी होती है, ऑलराइट। एंड ऑल्सो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सच पार्टी और इवन डिसेबिलिटी, दीज राइट्स एंड लाइबिलिटीज, ये जो राइट्स हैं, ये जो लाइबिलिटीज हैं, ये एक पार्टी असर्ट करती है, दूसरी पार्टी डिनाई करती है, और अगर दोनों पार्टीज ही इसको असर्ट कर लेंगी, कोई डिनाई ही नहीं कर रहा है, तो क्या इशू होगा, नहीं होगा, तो क्या केस होगा, नहीं होगा। बट केस होता ही इसलिए है, सूट होता ही इसलिए है क्योंकि कोई ऐसा फैक्ट है जो एक पार्टी ने असर्ट किया है, दूसरी पार्टी ने डिनाई किया है, सो इन दैट केस इशू जो है वो क्रिएट होता है, ऑलराइट। संतोष सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, उसमें अक्यूज्ड ने विक्टिम की डेथ कॉज की थी, ऑलराइट, ये फैक्ट, और उसकी डेथ कॉज करने की इंटेंशन भी थी उसकी, तो ये है फैक्ट इन इशू। एंड ये जो फैक्ट्स हैं दे वर डिटरमाइंड द राइट ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड लाइबिलिटी ऑफ द अक्यूज्ड। अगर ये फैक्ट्स है, इससे क्या पता लगेगा कि प्रोसिक्यूशन जो विक्टिम साइड है उसका क्या राइट है और जो अक्यूज्ड है उसकी क्या लाइबिलिटी है, और इन फैक्ट्स से क्या पता लगेगा कि क्या ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में आएगा, दैट मीन्स क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या होगा। अब बच्चन सिंह वाला जो केस है उसमें क्या बोला गया था कि डेथ सेंटेंस सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही दिया जाएगा, इसमें डेथ सेंटेंस क्लेम किया गया था, तो क्या ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आएगा, दैट मीन्स
क्या उसे डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, ये भी फैक्ट इन इशू है, क्योंकि ये भी एक पार्टी असर्ट कर रही है, एक पार्टी डिनाई कर रही है। इससे एक पार्टी को राइट मिलेगा, दूसरी पार्टी को लायबिलिटी मिलेगी, तो इसीलिए ये भी क्या होगा, फैक्ट इन इशू। ऑलराइट, एक्सप्लेनेशन पे आते हैं अब हम। जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है दैट मीन सिविल केसेस वाला जो था, एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, उसमें क्लियरली डिक्लेयर हुआ है कि अगर कोई इशू ऑफ फैक्ट CPC दैट इज सिविल कोर्ट, किसी सिविल सूट में कोई इशू ऑफ फैक्ट बनाया गया है, तो फैक्ट इन इशू क्या होगा उस केस में, जो उसका आंसर या तो असर्ट किया गया है या डिनाई किया गया है, वो होगा फैक्ट इन इशू इन दैट सिविल केस। दस इशू ऑफ फैक्ट अगर है उस टाइम पे कि वेदर, मैंने आपको बताया जो क्वेश्चन पार्ट होगा वो होगा इशू ऑफ फैक्ट, जो आंसर होगा वो होगा फैक्ट इन इशू ओनली इन सिविल केसेस। क्वेश्चन इज मतलब इशू ऑफ फैक्ट इज वेदर द डिफेंडेंट कमिटेड न्यूसेंस अगेंस्ट द प्लेंटिफ, क्या डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के अगेंस्ट न्यूसेंस कमिट किया है, ये है इशू ऑफ फैक्ट। तो फैक्ट इन इशू क्या होगा, assertive aspect of that sentence, that is the commission of nuisance by the defendant. तो commission of nuisance by the defendant will be the fact in issue. Similarly, अगर question है, issue of fact है कि whether the defendant has not paid the rent for last 3 months, तो इसमें fact in issue होगा non payment of rent for 3 months, जो उसका assertive part होगा, answer part होगा। All right. इसके बाद एक और चीज़ आती है, जो सिविल केसेस होते हैं उसमें एक चीज़ और आती है जिसका नाम है मैटर इन इशू। अभी हमने पढ़ा फैक्ट इन इशू क्या होता है, इशू ऑफ फैक्ट क्या होता है, एक चीज़ और आती है जिसको हम कहते हैं मैटर इन इशू। मैटर इन इशू क्या होता है, कोई भी सूट को, किसी भी केस को सफिशिएंटली एडजुडिकेट करने के लिए मैटर इन इशू जो है वो प्रूव होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि है ना फैक्ट इन इशू, इशू ऑफ फैक्ट और मैटर इन इशू में क्या डिफरेंस है। अब एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है F, उसका एक ब्रदर है, एक सन है, ही डाइज इंटेस्टेट। इंटेस्टेट मतलब he dies without will. All right. अब यहाँ पे जो सन है ये बोल रहा है कि ये फादर की जो प्रॉपर्टी है उसको पोजेस करने का राइट, उसके पोजेशन का राइट मेरा है बिकॉज आई एम दी सन। और किस बेसिस पे बोल रहा है वो, ये उस बेसिस पे बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन, कि सक्सेशन के अकॉर्डिंग एक फादर की प्रॉपर्टी डिवॉल्व्स अपॉन दी सन, तो ये जो राइट है ये मेरा है। Whereas the brother says that कि नहीं, F जो है उसने एक विल बनाई है और विल के अकॉर्डिंग उसने ये जो प्रॉपर्टी है ये मुझे ग्रांट करी है, तो I have the right to possess। एंड S बोल रहा है, जो सन है वो बोल रहा है कि मेरा राइट बनता है अकॉर्डिंग टू सक्सेशन लॉ, और ये जो ब्रदर है B है ये मेरा राइट डिनाई कर रहा है। Whereas B क्या बोलता है कि नहीं, मेरा राइट बनता है अकॉर्डिंग टू द विल मेड बाय F, एंड ये जो S है, सन है, ये रॉन्गफुली जो है वो प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहा है। तो दोनों की अपनी अपनी बातें। अब इधर S की बात देखें, वो बोल रहा है कि आई हैव राइट टू पोजेस एंड माई राइट इज बाय बीइंग डिनाइड बाय B। किस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन। Whereas B क्या बोलता है, B बोलता है नो, आई हैव द राइट टू पोजेस। ऑल राइट, यहाँ पे ये बोलता है S जो है वो रॉन्गफुली क्लेम कर रहा है अपना राइट, एंड ये किस बेसिस पे कह रहा है, मैं किस बेसिस पे राइट मांग रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ विल। तो यहाँ पे ये जो है ये है इशू ऑफ फैक्ट, या फिर इसको हम, अगर ये क्वेश्चन फॉर्म में होगा लेकिन यहाँ पे ये आंसर फॉर्म में है तो ये फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू।
अब यहाँ पे मैटर एंड इशू क्या है? इन सब में से यहाँ पे मैटर एंड इशू क्या होता है कि एक पर्सन अपना लीगल राइट किस ग्राउंड पे क्लेम कर रहा है, वो होता है मैटर एंड इशू। तो यहाँ पे अगर हम मैटर इन इशू की बात करें तो एस किस ग्राउंड पे क्लेम कर रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन। और बी किस ग्राउंड पे क्लेम कर रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ विल। तो यहाँ पे मैटर एंड इशू होंगे सक्सेशन एंड विल, जिनको प्रूव करना होगा। एस प्रूव करेगा अपना सक्सेशन, बी प्रूव करेगा अपनी विल, एंड उसी से जो है डिसाइड होगा कि क्या होना है एंड केस को सफिशिएंटली एडजुडिकेट किया जाएगा। ऑलराइट, सो दैट इज अबाउट मैटर एंड इशू। तो ये था फैक्ट एंड इशू ऑफ फैक्ट एंड मैटर एंड इशू। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। ये जो अभी तक की डेफिनेशंस जो मैंने आपको बताई, फैक्ट एंड इशू, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ एविडेंस एक्ट, जिसके बेसिस पे आपका पूरा एविडेंस एक्ट आगे बेस्ड है। अब जो हम डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं वो सेक्शन 3 में दी गई हैं। उनमें से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, बट इसमें कुछ ऐसे एक्सप्लेनेटरी पार्ट नहीं है जितना फैक्ट और फैक्ट एंड इशू में था। इसको हम जनरल रीडिंग देंगे एंड साथ साथ में समझेंगे। ऑलराइट, कोर्ट की डेफिनेशन दी गई है। कोर्ट का मतलब सारे जजेस, सारे मजिस्ट्रेट, वो सारे पर्सन जो एविडेंस लेने के लिए लीगली ऑथोराइज्ड है, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। लेकिन आर्बिट्रेटर्स इसमें नहीं आते हैं। तो वो सारे जजेस, वो सारे मैजिस्ट्रेट्स, वो सारे पर्सन जो लीगली ऑथोराइज्ड है एविडेंस लेने के लिए, वो होंगे कोर्ट, एक्सेप्ट दी आर्बिट्रेटर्स। ऑलराइट, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दी गई है। डॉक्यूमेंट का मीनिंग क्या होता है? डॉक्यूमेंट का मीनिंग है कोई भी मैटर जब एक्सप्रेस्ड है, डिस्क्राइब्ड है, किस पे? या तो किसी सब्सटेंस पे बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, मतलब बुक है, पेपर है, प्रिंटेड पेपर है, लेटर है, बाय मीन्स ऑफ फिगर्स, कुछ भी फिगर्स है 1 2 3 4, बाय एनी मार्क, किसी भी चीज़ पे कुछ मार्क्स या कुछ ड्राइंग्स बनाई हुई हैं, वो भी डॉक्यूमेंट होगा। मोर देन वन ऑफ देम, मतलब इन सब का मिक्सचर, वो भी डॉक्यूमेंट होगा। intended to be used or which may be used for the purpose of recording the matter, मतलब कोर्ट में यूज करने का इंटेंशन है हमारा, वो होगा एविडेंस, वो होगा डॉक्यूमेंट। ऑलराइट, डॉक्यूमेंट। अब इसमें इलस्ट्रेशन से देख लेते हैं। कोई एक राइटिंग है, वो डॉक्यूमेंट होगी। कोई भी वर्ड्स जो कि प्रिंटेड है या फोटोग्राफी हुई हुई है उन वर्ड्स की, वो भी डॉक्यूमेंट है। कोई मैप बनाया गया है, अब वो क्या होंगे? मार्क्स में आएगा, ड्राइंग में आएगा, वो भी डॉक्यूमेंट है। प्लान बनाया गया है, चार्ट, फ्लो चार्ट्स एंड ऑल, वो भी डॉक्यूमेंट में आएगा। इसके अलावा कोई ऐसा इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्राइब किया गया है ऑन मेटल प्लेट, वो भी डॉक्यूमेंट में आएगा। या फिर स्टोन पे, जो अर्ली एजेस में स्टोन्स पे लिखा जाता था, दीवारों पे लिखा जाता था, वो भी डॉक्यूमेंट में आएगा। कोई कैरिकेचर है, वो भी डॉक्यूमेंट में आएगा, क्योंकि वो भी ड्राइंग में आएगा। ऑलराइट, ये हुआ डॉक्यूमेंट, वेरी इजी। नेक्स्ट हमें करनी है सेक्शन 3 के अंदर एविडेंस की डेफिनेशन। एविडेंस की डेफिनेशन है, एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑल द स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बाय द विटनेसेस, मतलब जो भी विटनेसेस हैं वो कोर्ट के सामने जो भी स्टेटमेंट्स करते हैं, जिनको कोर्ट परमिट करता है या फिर उनसे कंपेल करवा के बुलवाता है, वो किससे रिलेशन में? मैटर ऑफ फैक्ट के जो इंक्वायरी में है, मतलब जो केस अंडर इंक्वायरी है, जिसके बारे में केस चल रहा है, उसके बारे में। तो वो क्या होंगे? ओरल एविडेंस होंगे, बिकॉज दे आर ओरली सेइंग दिस। ऑलराइट, और जितने भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी आएंगे जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए गए हैं कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए, कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए, ये क्या होंगे? डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। तो एविडेंस क्या हुए? एविडेंस जो है सेक्शन 3 के अंदर 2 टाइप के दिए गए हैं, ओरल एविडेंस जो विटनेसेस करते हैं, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए जाते हैं, प्रेजेंट किए जाते हैं फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, तो वो होते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ऑलराइट, तो ये हुई एविडेंस की डेफिनेशन। अब इसमें
तीन ऐसी डेफिनेशंस हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं अगर हम एविडेंस की बात करें। एविडेंसेस हम क्यों देते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। हम एक एविडेंस तब बोल देंगे जब हमें या तो अपनी बात को प्रूव करना है या फिर सामने वाले पर्सन की बात को डिसप्रूव करना है। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है ये पता होना कि प्रूव क्या होता है, डिसप्रूव क्या होता है। तो वही डेफिनेशंस इसमें दी गई है। फर्स्टली प्रूव्ड। अब यहाँ पे प्रूव्ड की मतलब क्या है, प्रूव्ड की डेफिनेशन क्या है कि एक फैक्ट प्रूव्ड कब माना जाएगा, एक फैक्ट प्रूव तब माना जाएगा व्हेन कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट। मतलब कोर्ट के सामने जो मैटर है उन सारे मैटर्स को कंसिडर करके, ध्यान में रख के, जो कोर्ट है वो ये उसका ये ओपिनियन है कि द फैक्ट ईदर एग्जिस्ट, कि वो फैक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स जो फैक्ट एक पार्टी ने असर्ट किया है दूसरी वाली ने डिनाई किया है, मतलब जिसने असर्ट किया है वो फैक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है, या फिर कंसिडर्स इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल, कि इसकी जो एग्जिस्टेंस है उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि कोई भी प्रूडेंट मैन, कोई भी रैशनल इंसान ought under these circumstances to act upon the supposition that it exists। कि कोई भी एक प्रूडेंट इंसान, रैशनल इंसान इन सर्कमस्टांसेस में ये ही मानेगा, इसी तरीके से एक्ट करेगा कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है। ये होता है प्रूव्ड। डिसप्रूव्ड क्या है, इसका उल्टा। A fact is said to be disproved when, after considering the matter before it, same, the court either believes that the fact does not exist, कि वो exist नहीं करता है। अब exist नहीं करता है that means वो prove नहीं हुआ है, और considers its non-existence, यहाँ पे था existence, यहाँ पे है non-existence, so probable that any prudent man under the same circumstances to act upon the supposition that it does not exist, यहाँ पे था it exist। ऑलराइट, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टी हैं। आप अगर एक आपको पता हो जाएगी तो दूसरी ऑपोजिट है, दूसरी आपको अपने आप याद हो जाएगी। ऑलराइट, इसके बाद एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं नॉट प्रूव्ड। ठीक है, एक तो हुआ प्रूव्ड, एक हुआ डिसप्रूव्ड, और एक होगा नॉट प्रूव्ड। अब यहाँ पे नॉट प्रूव्ड का क्या मतलब है, जब कोई फैक्ट ना ही प्रूव होता है ना ही डिसप्रूव होता है, वो कहलाता है फैक्ट नॉट प्रूव, कि उसको प्रूव ही नहीं किया है, ना उसको प्रूव किया है ना उसको डिसप्रूव किया है, तो इट इज नॉट प्रूव्ड। ठीक है, नीदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड। ऑलराइट, ये जो है ये प्रीलिम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो आपको ये डेफिनेशंस याद होनी चाहिए कि कहाँ पे एग्जिस्टेंस है, कहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंस है, कहाँ पे एग्जिस्ट है, कहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट है, और नॉट प्रूव के भी, तो ये प्रीलिम्स में पूछी जाती है। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 3 जो एविडेंस एक्ट का डेफिनेशन क्लॉज है। हमने डेफिनेशंस में पढ़ा, और जो मेन हमने आज कॉन्सेप्ट देखे वो है फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू। अब हमें कोई छोटा सा टॉपिक एक और करना है लास्ट में, दैट इज सेक्शन 4 ऑफ एविडेंस एक्ट, जिसमें मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। अभी हम सिर्फ इनके मीनिंग देखेंगे, बाद में जब हम प्रिजम्पशंस वाला चैप्टर देखेंगे, जो बर्डन ऑफ प्रूफ एंड प्रिजम्पशन वाला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे जिस लेक्चर में, उसके साथ मैं ये तीनों टर्म्स को आपको एक्चुअली सेक्शंस के साथ लिंक करके बताऊंगी कि कौन से सेक्शन में मे प्रिज्यूम है तो उसका क्या मतलब है, कौन सा सेक्शन कंक्लूसिव प्रूफ है उसका क्या मतलब है, कौन से सेक्शन में शैल प्रिज्यूम है तो उसका क्या मतलब है। ऑलराइट, इसका मीनिंग देखते हैं। फर्स्टली मे प्रिज्यूम। अब मे प्रिज्यूम का क्या मतलब होता है, व्हेनेवर इट इज प्रोवाइडेड इन द एक्ट। इस पूरे एक्ट में जब भी कहीं भी लिखा है दैट अ कोर्ट मे प्रिज्यूम, तो इसका मतलब होगा कि इट मे रिगार्ड, द कोर्ट मे रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड। प्रिज्यूम का क्या मतलब होता है कि कोर्ट जो है वो मान लेता है कि एग्जिस्टिंग है ये फैक्ट। कोई अगर फैक्ट है उसको कोर्ट ने अगर प्रिज्यूम कर लिया है, दैट मीन्स कोर्ट ने मान लिया है कि हाँ ये फैक्ट है, तो या तो उस फैक्ट को कोर्ट प्रूव्ड मान लेगा, और कब तक प्रूव्ड मानता रहेगा, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड।
तो अगर कोई एक फैक्ट है किसी एक पार्टी के फेवर में और कोर्ट ने उसको प्रिज्यूम कर लिया है, तो कोर्ट उसको तब तक सही मानेगा जब तक ऑपोजिट पार्टी उस प्रिज्यूम्ड फैक्ट को डिसप्रूव नहीं कर देती है। ऑलराइट, और मे कॉल फॉर अ प्रूफ ऑफ इट। या तो ऑपोजिट पार्टी खुद इसको डिसप्रूव करेगी या फिर कोर्ट अपने आप ऑपोजिट पार्टी को बोलेगा कि आप इसको डिसप्रूव करो, या फिर जिस पार्टी ने वो फैक्ट असर्ट किया है उसको बोलेगा कि प्रिज्यूम तो हमने कर लिया था बट नाउ यू हैव टू प्रूव दिस फैक्ट। अभी तक आपके बिना प्रूव करे हमने इसको प्रिज्यूम कर लिया था बट नाउ यू हैव टू प्रूव दिस फैक्ट। तो ये सिचुएशन वाला होता है मे प्रिज्यूम। ऑलराइट, एक होता है शैल प्रिज्यूम। शैल प्रिज्यूम होता है whenever it is directed that the court shall presume, that means it shall, इधर था it may। अब may presume वाले में वो presume कर भी सकती है, presume नहीं भी कर सकती है, it is discretion। बट shall presume में है it shall regard such fact as proved, वो उस फैक्ट को प्रूव मानेगी एंड इट इज मैंडेटरी, इट इज मैंडेटरी। ऑलराइट, और कब तक मानेगी उसको प्रूव्ड? अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड। जब तक सामने वाली पार्टी उसको डिसप्रूव नहीं कर देती है तब तक वो उसको प्रूव्ड मानेगी। इट इज़ अ कंपल्शन। यहाँ पे और मे कॉल फॉर अ प्रूफ ऑफ इट क्यों नहीं है? क्योंकि कोर्ट के पास यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है कि उसको बोले कि नहीं अब आप प्रूव करो इसको, बिकॉज ये शैल प्रिज्यूम है। यहाँ पे कंपल्सरी है कि आपको सामने वाली पार्टी चाहे इसको प्रूव करे या नहीं करे, आपको तब तक इसको प्रूव्ड मानना है जब तक सामने वाली पार्टी उसको डिसप्रूव नहीं कर देती है। ऑलराइट, और एक होता है कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब है जब एक फैक्ट है अगर वो डिक्लेयर्ड है एज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, एक फैक्ट किसी दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ बोला गया है तो इसका मतलब है द कोर्ट शैल, ये भी मैंडेट है, ऑन प्रूफ ऑफ वन फैक्ट regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it। अगर A फैक्ट B फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ है, ऑलराइट, तो इस केस में, और एविडेंस एक्ट में ये बात लिखी गई है कि A B का कंक्लूसिव प्रूफ है, और अगर एक केस में A प्रूव हो चुका है तो ऑटोमेटिकली B भी प्रूव हो जाएगा एंड B को डिसप्रूव करने के लिए कोई एविडेंस नहीं दिया जाएगा। ये होता है कंक्लूसिव प्रूफ। बाकी जब हम आगे प्रोविजंस पढ़ेंगे जिनमें ये टर्म्स एक्चुअली यूज हुए हैं, जो बर्डन ऑफ प्रूफ और प्रिजम्पशन वाले में है, उसमें हम इसको और अच्छे से देखेंगे। अभी आप सिर्फ इसको रीड कर लें कि ये क्या होते हैं और इसको समझने की कोशिश करें। सो ये होता है मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। तो आज हमने देखा सारी की सारी डेफिनेशंस और उसके साथ साथ मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ की भी डेफिनेशन देखी। ये जो डेफिनेशन क्लॉज है इसमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं एज कंपेयर टू द डेफिनेशन क्लॉज ऑफ अदर एक्ट्स। एविडेंस एक्ट के डेफिनेशन क्लॉज में से प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इनको अच्छे से रीड कीजिए, जो मैंने आपको अभी समझाया है प्लीज़ आप उसके नोट्स बनाइए और इसको थारली प्रिपेयर कीजिए। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।